हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है आप सभी के लिए, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करेंगे यहाँ पे एलडीसी एडब्ल्यू जिसका एग्जाम नायर द्वारा कंडक्ट किया गया था इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। तो उसमें जो जनरल नॉलेज सेक्शन के क्वेश्चन हैं उनको हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड्स एंड कलीग के साथ जरूर शेयर करें। तो सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलीजन डिड अशोका इम्ब्रेस? तो अशोका ने किस धर्म को अपनाया था, इसके बारे में बात की जा रही है। बुद्धिज्म, जैनिज्म, इस्लाम और क्रिश्चियनिटी। तो यहां से इसका आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट, बुद्धिज्म। बेसिकली अशोका वॉज द मॉडर्न एम्परर and after the Kaling War his heart changed and diverted to adopt or embrace Buddhism. Okay, and he propounded the very important Dhamma theory. Okay, so ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द बुद्धास रियल नेम? वेरी सिंपल क्वेश्चंस। तो यहाँ पे बुद्धा का जो रियल नेम है दैट इज सिद्धार्थ। सो ही वॉज फ्रॉम द शाक्या क्लैन से थे। और इनका जो जन्म हुआ है वह कहाँ पे हुआ है? लुम्बिनी के अंदर हुआ है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लुम्बिनी जो एट प्रेजेंट अभी नेपाल के अंदर है, ठीक है। और इनका बर्थ जो है तो बेसिकली वह 480 BC के अंदर माना जाता है। और इनका जो डेथ है वह 400 BC के अंदर माना जाता है। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि सुदोधन जो है तो इनके पिताजी हैं, दैट इज हिज फादर नेम वॉज सुदोधन एंड महामाया वॉज हिज मदर and Rahul was his son and Yashodhara was his wife. Okay, at the age of 29 years he left his home for attainment of enlightenment or getting knowledge, ultimate knowledge. So in search of his knowledge he attained the enlightenment at बोध गया। तो इनको जो है तो बोध गया के अंदर जो है अंडर द पीपल ट्री इनको इनलाइटनमेंट मिला। और आफ्टर गेटिंग इनलाइटनमेंट इन्होंने फर्स्ट सरमन जो दिया था, पहला सरमन, वह सारनाथ के अंदर दिया था, ठीक है, जो कि एट प्रेजेंट अभी यूपी के अंदर है, सारनाथ यूपी में। और इनका जो डेथ, जिसे परिनिर्वाण कहते हैं, परिनिर्वाणा, वह आपका कहाँ पे हुआ था? कुशीनगर के अंदर हुआ था, कुशीनगर। ओके, और आफ्टर क्रीमेशन, इनके क्रीमेशन के बाद है जो इनकी एशेस हैं उसको कई जगह डिस्ट्रीब्यूट किया गया, ठीक है। तो ये पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो इनका ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा सिद्धार्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पूछा जा रहा है, विच अमंग द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट एंड बिगेस्ट अमंग ऑल द फोर वेदास? तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ वेदास के बारे में बात की जा रही है। बेसिकली अगर बात करें तो आप सभी को पता होगा वेदास इज नथिंग बट इट इज़ द फाउंडेशन, वेदा इज द फाउंडेशन फॉर आवर इंडियन कल्चर, जो हमारा भारतीय संस्कृत है और ह्यूमन सिविलाइजेशन है, उसका एक फाउंडेशन माना जाता है बेसिकली वेदा को, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो देर आर फोर वेदास, दैट इज ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, ठीक है। और इन फोर वेदास में जो है तो सबसे पहले अगर बात करें हम तो जो 1500 टू 1200 BC के अंदर वेदा लिखे गए थे दैट इज द ऋग्वेदा, ठीक है। ऋग्वेदा वॉज द ओल्डेस्ट वेदा, ठीक है, जिसके अंदर टोटल 1028 हाइम्स हैं, ठीक है। और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 10 मंडलास के अंदर इसको लिखा गया है, ठीक है। तो काफ़ी बड़ा वेद भी है, ये सबसे बड़ा वेद भी है और सबसे पुराना वेद भी है, जिसको 1500 BC से 1200 BC के अंदर लिखा गया है। और बाकी जो तीन वेदास हैं, ठीक है, बेसिकली साम वेदा, ठीक है, साम वेदा के अंदर बेसिकली अगर हम बात करें तो यहाँ पे म्यूजिकल, इसके अलावा जो यजुर्वेद है बेसिकली इसके अंदर जो है तो सैक्रिफाइस के बारे में बात की गई है। तो ऋग्वेदा जो है बेसिकली
इसके अंदर जो है तो हाइम्स के फॉर्म में यहाँ पे स्तुति की गई है, ठीक है। सो इसका आंसर हो जाएगा ऋग्वेदा। और जो वेदास हैं, जो 3 वेदास हैं, उनको जो है तो 1200 बीसी से 900 बीसी के बीच में कंपोज किया गया था, ठीक है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे। विच टू फ्रीडम फाइटर्स थ्रू स्मोक बॉम्ब्स एट अ दिल्ली सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली 1929। 1929 के अंदर जो है तो पूछा जा रहा है, केंद्रीय विधानसभा, दिल्ली की केंद्रीय विधानसभा के अंदर 2 स्वतंत्रता सेनानियों ने स्मोक बम फेंका था, वो कौन से थे, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा दैट इज भगत सिंह एंड बटुकेश्वर दत्त। तो ये सभी आपको पता है, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, भगत सिंह एंड बटुकेश्वर दत्त। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 की बात करेंगे। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द वेल नोन रिवोल्यूशनरी एक्टिविस्ट एंड लीडर ऑफ द हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, दैट इज HSRA। तो यहाँ पे HSRA के बारे में बात की जा रही है, HSRA, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा दैट इज चंद्रशेखर आज़ाद। चंद्रशेखर आज़ाद इज द राइट आंसर। इसके पहले हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन नाम था इसका, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, ठीक है। और बेसिकली जो लेफ्ट विंग पॉलिटिक्स है, या फिर हम कहें कि रशियन रिवोल्यूशन से प्रभावित होकर, उनके जो आइडियोलॉजीज थी, ठीक है, तो उससे प्रभावित होकर फिर इन्होंने जो है तो वर्ल्ड HRA के अंदर HSRA जोड़ दिया था, दैट इज हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, ठीक है। तो सोशलिस्ट वर्ड जो है वर्ड, वह बेसिकली रशियन रिवोल्यूशन या लेफ्ट विंग आइडियोलॉजी से रिलेटेड है, ठीक है। तो इसके फाउंडर अगर बात करें तो यहाँ पे चंद्रशेखर आज़ाद इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इन विच ईयर वॉज द इमरजेंसी डिक्लेयर्ड इन इंडिया। वेरी सिंपल क्वेश्चन है कि इमरजेंसी का डिक्लेरेशन जो है तो इंडिया के अंदर कब हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा दैट इज इन द ईयर 1975। आप सभी को पता होगा। बेसिकली अगर बात करें तो 25 जून 1975 को इंडिया के अंदर उस टाइम पे जो प्राइम मिनिस्टर थी इंदिरा गांधी के द्वारा इमरजेंसी को प्रपोज किया गया था, ठीक है, प्रपोज्ड बाय इंदिरा गांधी, और उसको एक्सेप्ट कर लिया गया था बाय द उस टाइम पे जो राष्ट्रपति थे दैट इज फ़खरुद्दीन अली अहमद, ठीक है। तो फ़खरुद्दीन अहमद जी के द्वारा जो है तो उसको एक्सेप्ट कर लिया गया था, उस टाइम के प्रेसिडेंट है, ठीक है। और इस तरह से कैबिनेट द्वारा जो है तो इमरजेंसी, नेशन वाइड इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी गई थी ऑन द ग्राउंड ऑफ इंटरनल डिस्टर्बेंसेस, ठीक है। इंटरनल डिस्टर्बेंस के बेस को मानते हुए जो है अंडर आर्टिकल 352 के तहत नेशन वाइड इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी गई थी। और यह जो नेशन वाइड इमरजेंसी थी वह लगभग 21 वीक्स तक रही, ठीक है, 21 वीक्स तक रही। और यह बेसिकली अगर बात करें यहाँ पे, सॉरी, यह जो नेशन वाइड इमरजेंसी थी वह लगभग आपकी 21 मार्च, फिर इसको जो है तो हटाया गया ऑन द डेट 21 मार्च 1977 को जो है तो इसको हटाया गया था, ठीक है। कब हटाया गया था, 21 मार्च 1977। तो इस तरह से 1975 इज़ द राइट आंसर। इसके अंदर इसका अगर हम इम्पैक्ट की बात करें तो होल नेशन वाइड इम्पैक्ट था। जितने भी पॉलिटिकल अपोनेंट्स थे इंदिरा गांधी के, उन सबको जेल पर दिया गया था, ठीक है। दे वर इम्प्रीजन एंड मोर देन 1 लाख, लगभग 1 लाख पर्सनस जो थे, लाइक अगर हम बात करें तो जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स थे या फिर जितने भी प्रेस के लोग थे और जितने भी विरोधी थे उनके, उन सबको जेल में डाल दिया गया था, प्रेस को सेंसर कर दिया गया था, ठीक है। तो जितनी भी विरोधी नीतियाँ थी उन सबको कट आउट कर दिया गया था। तो काफ़ी ग्लोबल इम्पैक्ट, इसका नेशन वाइड इम्पैक्ट पड़ा था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 की बात करेंगे। भरतनाट्यम डांस वॉज ओरिजिनेटेड इन। तो भरतनाट्यम डांस आप सभी को पता है, इसका जो ओरिजिनेशन है वह कहाँ से है, तमिलनाडु। इट वॉज द वन ऑफ द क्लासिकल डांस, जो कि 8 टोटल क्लासिकल डांस है हमारे इंडियाज़ के अंदर रिकॉग्नाइज किए गए हैं। तो जिसमें से एक जो है तो भरतनाट्यम है, और भरतनाट्यम कहाँ का है, तमिलनाडु का, ठीक है। मोहिनी अट्टम जो है तो केरला का है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। और इसके अलावा कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है, ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। और कथक जो है बेसिकली अगर बात करें तो यह उत्तर प्रदेश का है। कथकली भी जो है तो यह कहाँ का है, केरला का है।
नेक्स्ट है लावनी इज द फेमस फोक डांस। तो लावनी जो है तो महाराष्ट्र का फेमस फोक डांस है। सो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है एम एफ हुसैन, बहुत माना जाना नाम है, पेंटिंग के से एसोसिएटेड है। सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा मकबूल फिदा हुसैन, जिनका डेथ अभी 2011 के अंदर हुआ था। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, विवादों में भी रहे थे ये फॉर मेकिंग ऑफ वॉट न्यूड पेंटिंग ऑफ भारत माता, और कुछ इंडियन गॉडेस के जो पेंटिंग्स हैं इन्होंने न्यूड पेंटिंग्स बनाए थे, तो इसके लिए विवादों में रहते, लेकिन काफ़ी फेमस पेंटर हैं। ठीक है, इनको पद्म विभूषण और पद्म भूषण से नवाजे गए हैं। नेक्स्ट है उस्ताद अमजद अली खां इज़ द फेमस फॉर प्लेइंग विच आर द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट्स। तो उस्ताद अमजद अली खां इज़ द फेमस फॉर सरोद वादन। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा, दैट इज सरोद। ओके, तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके जो अपकमिंग रेलवे के एग्जाम्स हैं उनमें भी ये क्वेश्चन आप स्टार मार्क कर सकते हैं, इसके लिए पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 की बात करेंगे, विच आर द फॉलोइंग मोनूमेंट्स बिलोंग्स टू यूनेस्को। यूनेस्को लिस्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इन इंडिया। वैष्णो देवी, खजुराहो, किमची मंदिर और अक्षरधाम मंदिर। तो इसका आंसर हो जाएगा दैट इज खजुराहो, वेरी इंपॉर्टेंट है। खजुराहो के अंदर टोटल अभी 22 टेम्पल्स हैं। ठीक है, एट प्रेजेंट अगर बात करें यहाँ पे, जिसमें लक्ष्मण मंदिर हो गए, जैसे कंदरिया महादेव मंदिर जो कि सबसे बड़ा मंदिर है, कंदरिया महादेव मंदिर। ठीक है, तो महादेव मंदिर है, चित्रगुप्त मंदिर है, बहुत सारे मंदिर हैं। जैन धर्म के भी कई मंदिर हैं उनके यहाँ पे, तो जैनिज़्म से प्रेरित मंदिर है और हिंदुइज़्म से प्रेरित मंदिर है। ठीक है, यहाँ पे तो इसको जो है तो विश्व विरासत स्थल के रूप में खजुराहो को रखा गया था। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12 की बात करेंगे यहाँ पे, विच आर द फॉलोइंग फेस्टिवल्स इज एसोसिएटेड विद द हार्वेस्ट। पोंगल, गुरु पूर्णिमा, ईस्टर और ईद उल फितर। सो इसका आंसर हो जाएगा दैट इज पोंगल। सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा, वेरी सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 की बात करेंगे, द एनुअल बोट रेस फेस्टिवल इज हेल्ड इन विच स्टेट। एनुअल बोट रेस फेस्टिवल जो होता है बेसिकली वह कहाँ पे होगा, केरला में होगा। सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज रिस्पॉन्सिबल टू। तो अगर हम बात करें यहाँ पे तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बारे में, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा, वेरी इंपॉर्टेंट है। सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर, सॉरी, दैट इज लोकसभा। लोकसभा को हम जो है तो लोअर हाउस भी कहते हैं, लोकसभा इज ऑल्सो कॉल्ड लोअर हाउस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, द इलेक्टोरल कॉलेज विच इलेक्ट्स द वाइस प्रेसिडेंट एंड द कैबिनेट। लोकसभा एंड राज्यसभा। तो वाइस प्रेसिडेंट का जो चुनाव होता है बेसिकली उसके अंदर लोकसभा और राज्यसभा के जो मेंबर्स हैं वो वोट करते हैं। सो ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर होगा। और वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन, इसका मतलब है कि वह इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। कैसा होता है, उसका जो नेचर होता है वह इनडायरेक्ट होता है। ठीक है, इनडायरेक्ट इलेक्शन के अंदर अगर हम बात करें तो जो मेंबर्स ऑफ लोकसभा और राज्यसभा हैं, ठीक है, वही जो है तो इसके लिए वोट करते हैं। और वाइस प्रेसिडेंट बेसिकली जो होता है दैट इज द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। ठीक है, वो बेसिकली क्या होता है, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा होता है, या चेयरमैन ऑफ राज्यसभा का दूसरा नाम जो है काउंसिल ऑफ स्टेट भी है। तो काउंसिल ऑफ स्टेट भी कहा जाता है उसको, या अपर हाउस भी कहा जाता है, अपर हाउस। ठीक है, तो वाइस प्रेसिडेंट इज द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। और जब भी कभी इन द वैकेंसी ऑफ जब भी कभी अगर प्रेसिडेंट का सीट जो है वैकेंट होता है तो इस केस में एक्टिंग प्रेसिडेंट जो होता है वह हमारे चेयरमैन ऑफ राज्यसभा या वाइस प्रेसिडेंट ही होते हैं। ठीक है, और जब भी वाइस प्रेसिडेंट का भी पोस्ट अगर मतलब प्रेसिडेंट भी नहीं है वाइस प्रेसिडेंट भी नहीं है तो इस केस में जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उसके जगह पे काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 की बात करेंगे, विच अकाउंट इज ऑडिटेड बाय कैग। तो कैग दैट इज कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, सो कैग की बात करेंगे तो इज द कॉम्प्ट्रोलर, दैट इज कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, ऑडिटर जनरल। एट प्रेजेंट अगर बात करें तो गिरीश चंद्र मुर्मू, जीसी मुर्मू साहब जो हैं तो प्रेजेंट कैग हैं। ठीक है, और कैग जो है तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में इस पद को बनाया गया है। और इसके अंदर अगर हम आर्टिकल की बात करें तो अंडर आर्टिकल 148 यह बोला जाता है कि देयर शुड बी अ कैग
और जिसका रिस्पॉन्सिबिलिटी डिसाइड किया गया है अंडर 149 जो है, तो उसके अंदर उसकी ड्यूटीज़ को लिखा गया है, ठीक है। ड्यूटी ऑफ कैग जो है, ड्यूटी ऑफ कैग को मेंशन किया गया है 149, और कैग का जो ऑफिस है, मतलब कैग की संबंधित जो आर्टिकल हैं 148 से 151 के बारे में बताए गए हैं, ठीक है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। और इसकी ड्यूटीज़ जो है अगर बात करें यहाँ पे, तो जितने भी गवर्नमेंट्स, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अकाउंट्स हों, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट के अकाउंट्स हों, चाहे वो पीएसयूज़ के अकाउंट हों, ठीक है, तो इन सभी के अकाउंट्स को जो ऑडिट करने का काम है वो कौन करता है, कैग के द्वारा किया जाता है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट अकाउंट, स्टेट गवर्नमेंट अकाउंट और एनी गवर्नमेंट एजेंसीज के अकाउंट्स जो हैं तो ऑडिट किए जाते हैं कैग के द्वारा, ठीक है। सो काफ़ी इंपॉर्टेंट बॉडीज़ है। सो 16 का राइट आंसर हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्राइब्स इंडिया एज क्वेजी फेडरल, क्वेजी की स्पेलिंग जो है यहाँ पे दैट इज QUASI होगा, क्वेजी फेडरल, और ग्रुप ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स, यूनियन ऑफ स्टेट्स और डोमिनियन ऑफ स्टेट्स। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो हमारा आर्टिकल फर्स्ट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, आर्टिकल फर्स्ट वह यही बताता है यहाँ पे कि इंडिया एज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, ठीक है, इंडिया एज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, मैंने अभी आपको बता दिया, ठीक है, लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट इज कॉल्ड एज दैट इज लोकसभा, ठीक है। और जो अपर हाउस है उसको क्या बोलते हैं, राज्यसभा बोलते हैं। अपर हाउस इज कॉल्ड एज राज्यसभा, ठीक है। अगर हम पार्लियामेंट की बात करें तो पार्लियामेंट बेसिकली जो है, पार्लियामेंट का कंपोजिशन जो होता है वह लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होता है, ठीक है। तो इन तीनों से मिलकर पार्लियामेंट बनता है, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। कोई बिल है अगर उसको एक्ट बनाना है तो इसमें पार्लियामेंट का इंपॉर्टेंट रोल रहता है। कोई भी बिल, जैसे कोई बिल है वह लोकसभा में पेश होगा या राज्यसभा में पेश होगा, या तो प्राइवेट मेंबर पेश कर सकता है या पब्लिक मेंबर पेश कर सकता है। तो उस बिल की जो ट्रैवलिंग होगी वह लोकसभा से होते हुए फिर राज्यसभा, फिर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और फिर जाके वह एक्ट बन जाएगा, ठीक है। अगर ये राज्यसभा के अंदर इंट्रोड्यूस होगा तो राज्यसभा में जाएगा, फिर लोकसभा में जाएगा, फिर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास जाएगा और साइन होके एक्ट बन जाएगा। तो बिल को एक्ट बनाने में पार्लियामेंट का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होता है, ठीक है। एंड दिस इज कॉल्ड अ लेजिस्लेशन या लेजिस्लेचर, इसीलिए इसको हम पार्लियामेंट को हम लेजिस्लेटिव बॉडी भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ लोकसभा मेंबर एट प्रेजेंट? 580, 560, 545 और 550। तो इसका आंसर हो जाएगा दैट इज 545, ठीक है। एट प्रेजेंट अगर बात करें तो 543 है वैसे, लेकिन 545 इज द राइट आंसर, ठीक है। टोटल अभी अगर बात करें तो टोटल जो सीट है यहाँ पे वह कितना है, 550 है, ठीक है। जिसमें हमने 5 सीट जो है रिजर्व कर रखी है, 5 सीट जो है वह किसके लिए रिजर्व कर रखी है, दैट इज रिजर्व फॉर POK रीजन के लिए, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पे तो 550 में जो तो इसके अंदर जो 530 सीट्स है मैंने आपको बताया, 530 सीट्स दैट इज बिलोंग्स टू स्टेट से बिलोंग करती है, और 20 सीट्स जो होते हैं वह यूनियन टेरिटरी से बिलोंग करते हैं। पहले 552 सीट्स हुआ करती थी, 2 सीट्स जो है वह एंग्लो इंडियन के लिए हुआ करती थी, ठीक है। और इस एंग्लो इंडियन प्रोविजन को जो है तो जिसको राष्ट्रपति के द्वारा नॉमिनेट किया जाता था, इसको अभी प्रेजेंट में हटा दिया गया है। अब टोटल जो है तो 550 सीट्स ही लोकसभा के अंदर हैं, जिसमें 550 सीट्स का एलोकेशन किया गया है, जिसमें 545 एट प्रेजेंट है, ठीक है। सो ऑप्शन अगर बात करें तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केम इनटू फोर्स ऑन। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की बात करें अगर तो उसका जो उसको लागू करने की बात है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को लागू किया गया था फ्रॉम 26 अक्टूबर 1950। सो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 की बात करेंगे। विच लैंग्वेजेस आर मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क ऑफ पार्लियामेंट? तो अगर बात करें यहाँ पे तो जो भी एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क होगा पार्लियामेंट का वह किसके अंदर होगा? सो इंग्लिश एंड तमिल, उर्दू एंड इंग्लिश, हिंदी एंड उर्दू, हिंदी एंड इंग्लिश। तो इसका आंसर हो जाएगा दैट इज हिंदी एंड इंग्लिश। सो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए अंडर आर्टिकल 120 फॉर पार्लियामेंट, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है यह आर्टिकल, तो इसके बारे में बात की गई है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कैन इशू ऑर्डर डायरेक्टली विथ रिस्पेक्ट टू विच ऑफ द फॉलोइंग? नीदर अ फंडामेंटल नॉर अ लीगल राइट, लीगल राइट्स ओनली, फंडामेंटल राइट्स ओनली, बोथ फंडामेंटल एंड लीगल राइट्स, ठीक है। तो आप सभी को पता होगा अंडर आर्टिकल 32, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट,
जो आर्टिकल है हमारे संविधान के अंदर मेंशन किया हुआ है, दैट इज संवैधानिक उपचारों का अधिकार अंडर आर्टिकल 32। अंडर आर्टिकल 32 के अंदर जो सुप्रीम कोर्ट्स है वह 5 तरह की रेट इशू करता है, 5 तरह की रेट इशू करता है अगर किसी भी पर्सन का जो फंडामेंटल राइट है वह वॉयलेट हो जाए। तो ऑन द वॉयलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट, ठीक है, ऑन द वॉयलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 32 देयर सुप्रीम कोर्ट कैन इशू 5 टाइप्स ऑफ रेट, ठीक है, अगेंस्ट अगेंस्ट जो भी पब्लिक या प्राइवेट अथॉरिटीज़ है उसके अगेंस्ट जिसने कि वो उस फंडामेंटल राइट को वॉयलेट किया है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए लीगल राइट्स के लिए वॉयलेशन नहीं है, दैट इज ओनली फॉर फंडामेंटल राइट्स। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है, किसी भी हालत में चाहे वो नेशनल इमरजेंसी क्यों ना हो, देर इज 2 आर्टिकल, दैट इज आर्टिकल 20 एंड आर्टिकल 21। ये दोनों आर्टिकल जो है तो कभी भी सस्पेंड नहीं होते, ठीक है। तो एक पॉइंट और इम्पॉर्टेंट है कि पूछ सकता है आपसे एग्जाम में कि आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 के बारे में, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा कि 20 और 21 जो है तो कभी भी किसी भी हालत में किसी भी कंडीशन में जो है तो ये सस्पेंड नहीं होंगे, और अदर आर्टिकल में भी सस्पेंडेड। जितने भी हमारे फंडामेंटल राइट्स के लिए डेडिकेटेड आर्टिकल्स हैं अगर बात करें तो फंडामेंटल राइट्स जो है वह आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 तक डेडिकेटेड है। और इसमें जो 20 और 21 है वह नेशन वाइड इमरजेंसीज भी लग जाए तब भी ये आर्टिकल दोनों सस्पेंड नहीं होते। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करेंगे। हु इज़ द चांसलर ऑफ स्टेट यूनिवर्सिटीज़। स्टेट यूनिवर्सिटीज़ के चांसलर की बात करें अगर तो गवर्नर ऑफ द स्टेट्स इज द चांसलर। राज्य का जो राज्यपाल होता है वह क्या होता है, चांसलर ऑफ द स्टेट यूनिवर्सिटीज़। सो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। हाउ मेनी मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा कैन बी नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट। तो देर आर 12 मेंबर्स जो कि कई डिफरेंट फील्ड से होते हैं जिनके द्वारा जिनको जो है तो नॉमिनेट किया जाता है बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। चाहे वो आर्ट हो गया, लाइक सोशल सर्विस हो गया, ठीक है। तो ऐसे कई कैटेगरीज होती है जिसके अंदर आर्ट, साइंस, ठीक है, सोशल सर्विस, इन सब को लेके जो है तो इनको नॉमिनेट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। विच आर द फॉलोइंग पोर्ट इज सिचुएटेड एट द माउथ ऑफ गल्फ ऑफ कच्छ। पोरबंदर, मुंबई, कांडला और मारमागांव। तो इसका आंसर हो जाएगा दैट इज कांडला। सो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। गल्फ ऑफ कच्छ पे जो है तो कौन सा एयर पोर्ट है, तो कांडला इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। विच आर वन हॉर्न राइनोज फाउंड इन इंडिया। तो इसका आंसर हो जाएगा दैट इज असम, ठीक है। असम के अंदर आपको सब पता होगा दैट इज काजीरंगा नेशनल पार्क है, ठीक है, काजीरंगा नेशनल पार्क जो कि फेमस है फॉर देयर वन हॉर्न राइनोज, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इन विच आर द फॉलोइंग लोकेशन इज द ब्रह्मपुत्र रिवर नोन एज सांगपो। वेरी इंपॉर्टेंट, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश और तिब्बत, ठीक है। तो जो हमारी ब्रह्मपुत्र रिवर है उसका नेपाल के अंदर जो है उसका नाम, सॉरी तिब्बत के अंदर जो उसका नाम है, ठीक है, नेपाल के अंदर तो नहीं, ठीक है। क्योंकि जो ब्रह्मपुत्र रिवर है वह निकलती कहाँ से है, मानसरोवर लेक से निकलती है, मानसरोवर लेक, ठीक है, मानसरोवर लेक से निकलती है। और मानसरोवर लेक बेसिकली वो कहाँ है, तिब्बत रीजन के अंदर है, ठीक है। और तिब्बत में जो है इसका नाम पड़ता है क्या, सांगपो। क्या नाम है, सांगपो, ठीक है। तो सांगपो रिवर जिसको ब्रह्मपुत्र रिवर के नाम से भी जाना जाता है। तो नेपाल इसका राइट आंसर नहीं होगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर 4 तिब्बत, ठीक है। और यहाँ पे अगर बात करें तो इंडिया के अंदर जो असम में ये प्रवेश करती है तो इसको देवांग रिवर बोलते हैं, देवांग, ठीक है। सो इसकी जो अगर हम कुछ ट्रिब्यूटरीज की बात करें तो जैसे धनसिरी हो गई, धनसिरी, सुबनसिरी, लोहित, तीस्ता, ये सब इसकी जो है तो ट्रिब्यूटरीज हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28 की बात करेंगे। कॉमर्शियल बैंक नॉर्मली पेज नो इंटरेस्ट ऑन अ सेविंग डिपॉजिट अकाउंट, अ करंट डिपॉजिट अकाउंट। सो इसका आंसर हो जाएगा दैट इज व्हाट, करंट डिपॉजिट अकाउंट। सो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा, करंट डिपॉजिट अकाउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। आरबीआई इज द रेगुलेटरी अथॉरिटी फॉर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बैंक्स एंड म्यूचुअल फंड्स, बैंक्स, म्यूचुअल फंड, स्टॉक एक्सचेंजेस, बैंक्स, म्यूचुअल फंड, स्टॉक एक्सचेंजेस एंड रेटिंग एजेंसीज। तो आरबीआई इज द रेगुलेटरी अथॉरिटी फॉर बैंक्स ओनली, ओके। सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा, बैंक्स ओनली। यहाँ पे जो म्यूचुअल फंड्स की बात कर रहे हैं तो म्यूचुअल फंड्स के लिए या सिक्योरिटीज़ के लिए जो है तो आपकी सेबी, ठीक है, सेबी इज द रेगुलेटरी अथॉरिटी, सेबी इज द रेगुलेटरी अथॉरिटी।
फॉर म्यूचुअल फंड्स, स्टॉक मार्केट्स, स्टॉक एक्सचेंजेस के लिए जो है, ठीक है। तो सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इज द, ठीक है। और इंश्योरेंस के लिए अगर बात करें तो IRDA, इंश्योरेंस के लिए जो है IRDA, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटीज़, ठीक है। तो इसकी रेगुलेटिंग अथॉरिटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 की बात करेंगे। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बाइज फूड ग्रेन थ्रू, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो होती है वह बाई करती है फूड ग्रेन किससे? फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया से, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जो है बेसिकली एक सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसी है, जहाँ भी जैसे किसानों के पास सपोज फार्मर्स हैं, उनके पास सरप्लस प्रोडक्शन होता है, तो सरप्लस प्रोडक्शन को जो है तो वह बाई करती है, अपने वेयर हाउसेस के अंदर रखती है, ठीक है। और उसके बाद जो है तो जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है तो उसको जितना भी सपोज जैसे मैंने बताया आपको, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत जितना भी गवर्नमेंट को, क्योंकि वीट एंड राइस को लो प्राइसेस पर डिस्ट्रीब्यूट करना होता है, तो उसके लिए और भी अदर फूड ग्रेन्स हैं उनको बाई करती है और अपने स्टॉक्स के अंदर रखती है, ठीक है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। और जो एक तरह से पब्लिक PDS शॉप्स हैं उनके थ्रू वो डिस्ट्रीब्यूट करवाती है, ठीक है। तो इनके लिए जो बाई करता है वो कौन करता है? फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया करता है। प्रेजेंट में अगर बात करें तो MSP का प्रोविज़न जो है तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने टोटल 22 फूड क्रॉप्स के लिए, जो क्रॉप्स हैं उनके लिए दे रखा है, ठीक है। दैट इज़ मिनिमम सपोर्ट प्राइस। बेसिकली फसल की बुआई से पहले ही जो गवर्नमेंट के द्वारा जो है तो जितना भी प्रोक्योरमेंट के लिए प्राइस है एज क्रॉप वाइज उसको डिसाइड कर दिया जाता है, और उस बेस पर जो है तो फसल का प्रोक्योरमेंट FCI द्वारा किया जाता है, ठीक है। FCI करती है फार्मर्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 31, विच आर द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन एस्टिमेट्स पुअर्टी लाइन इन इंडिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर हम पुअर्टी लाइन की बात करें तो पुअर्टी लाइन का जो एस्टिमेट्स है, ठीक है, अर्शवाइल प्लानिंग कमीशन, पहले प्लानिंग कमीशन के द्वारा किया जाता था, और एट प्रेजेंट अगर बात करें तो नीति आयोग के द्वारा जो है तो इसका पुअर्टी एस्टिमेशन किया जाता है। और पुअर्टी एस्टिमेशन के लिए जो डेटाज हैं उनको कलेक्शन करने का काम NSS होता है, ठीक है, दैट इज़ नेशनल सैंपल सर्वे, ठीक है, इसके द्वारा किया जाता है, ठीक है। तो नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस जो है इसके द्वारा जो है तो इसके आंकड़े या डेटा का जो कलेक्शन है वो किया जाता है, ऑन द बेसिस ऑफ जो भी डेटा उसको मिला उसके आधार पर जो है तो नीति आयोग पुअर्टी एस्टिमेशन करती है समय समय पर। सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 32, दैट डैश डैश सॉफ्टवेयर यूज टू मेंटेन द सिक्योरिटी ऑफ प्राइवेट नेटवर्क, इंक्रिप्शन, मेलवेयर, क्लिक बैट और फायरवॉल, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा दैट इज व्हाट? फायरवॉल। सो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है, दैट इज फायरवॉल, ठीक है। तो फायरवॉल जो है बेसिकली अगर हम बात करें तो फायरवॉल एक तरह से सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है अगेंस्ट द प्राइवेट नेटवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट इज अ URL, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। URL दैट इज नथिंग बट अ यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर एक तरह से अगर हम बात करें तो यह एक एड्रेस है, एड्रेस ऑफ द वेब पेज दैट इज डिस्प्लेड ऑन द इंटरनेट, ठीक है। जैसे मैंने बात करी www.google.com, दिस इज द URL एड्रेस ऑफ द वेब पेज, ठीक है, दैट इज डिस्प्लेड ऑन द व्हाट? इंटरनेट। तो बेसिकली एक तरह से अगर हम बात करें तो क्लाइंट और सर्वर के बीच में जो कम्युनिकेशन है उसको प्रोवाइड करने के लिए यह बनाया जाता है, ठीक है, यह काम में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 34, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ डॉस। तो सबको पता है आपको कि बेसिकली जो कमांड बेस्ड इंस्ट्रक्शंस हैं, ठीक है, कमांड बेस्ड इंस्ट्रक्शंस, इस पर जो ऑपरेट होने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम है दैट इज़ व्हाट? डॉस। तो डॉस इज नथिंग बट दैट इज अ डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। और यह ऑपरेट होता है ऑन द बेस ऑफ कमांड। सो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 की बात करेंगे, हु इज द केयर टेकर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन द एब्सेंस ऑफ प्रेसिडेंट। अभी आपसे बताया मैंने, स्पीकर ऑफ लोकसभा, द मोस्ट सीनियर मेंबर ऑफ द राज्यसभा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। यहाँ पे ऑप्शन में चेयरमैन ऑफ राज्यसभा भी दे सकता है, तो बी वेयर, ठीक है। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह पे अगर उसने चेयरमैन ऑफ राज्यसभा दे दिया, ठीक है, ये ऑप्शन थोड़ा ट्रिकी हो सकता है, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। तो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा या वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इसका राइट आंसर हो जाएगा, ओके। सो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है। इन द एब्सेंस ऑफ प्रेसिडेंट, अगर प्रेसिडेंट नहीं है, ठीक है, तो प्रेसिडेंट
अभी एट प्रेजेंट अगर बात करें तो प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू है, ठीक है, द्रौपदी मुर्मू। और जो वाइस प्रेसिडेंट है वो जगदीप धनखड़, जगदीप धनखड़ जी वाइस प्रेसिडेंट है। सो बी वेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स द एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन अंडर एज 14, 7, 16, 18। तो इसका आंसर हो जाएगा अंडर द एज ऑफ 14, ठीक है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है अंडर द एज ऑफ 14 ईयर। इसके बारे में जो है तो फैक्ट्री एक्ट के अंदर भी मेंशन किया गया है आपका। फैक्ट्री एक्ट जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, फैक्ट्री एक्ट 1948, ठीक है। और इसके अंदर अगर हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो फंडामेंटल राइट्स है हमारा अंडर आर्टिकल 25, अंडर आर्टिकल 25 के अंदर कोई भी बच्चा है, ठीक है, अगर वह अंडर द एज ऑफ 14 है तो उससे किसी भी तरह का फोर्स लेबर नहीं कराया जा सकता। जैसे आपने फैक्ट्रीज वगैरह में काम करवा लिया, होटल्स में काम करा लिया, तो ऐसा कुछ भी काम नहीं कराया जाना है उसको। तो इस तरह से जो है तो अंडर द एज ऑफ 14 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 37 है। यहाँ पूछा जा रहा है अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 50 वोल्ट, वेरी इंपॉर्टेंट। क्या बोला जा रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 50 वोल्ट। तो वोल्टेज दिया है, वोल्टेज दिया है 50 वोल्ट, 50 वोल्ट का वोल्टेज दिया है यहाँ पे। यहाँ बोला जा रहा है पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 50 वोल्ट, दैट इज व्हाट वोल्टेज इक्वल टू दिया है 50 वोल्ट एंड रेजिस्टेंस दिया है, रेजिस्टेंस आर इक्वल टू व्हाट 1000 ओम दिया हुआ है, और टाइम दिया है यहाँ पे दैट इज 10 सेकेंड। इसके बारे में बोला जा रहा है कि यहाँ पे कितना हीट जनरेट करेगा सर्किट। तो यहाँ पे हीट की जो वैल्यू होगी, हीट दैट इज इक्वल टू व्हाट आई स्क्वायर आर टी हो जाएगा, ठीक है। तो आई निकाल लेते हैं यहाँ से, ये आई इक्वल टू हमने बताया जैसे आपको बी अपॉन आर होता है। तो यहाँ से आई की जगह पे हम इसको आई स्क्वायर आर टी बोल सकते हैं। तो आई की जगह पे हम अगर हम बी स्क्वायर अपॉन आर कर दें तो बी स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी हो जाएगा। और बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, दैट इज़ 2500 हो जाएगा। बी स्क्वायर 50 स्क्वायर अगर 25 स्क्वायर अपॉन आर की बात करें तो 1000 आ जाएगा। और टी की बात करें टाइम दैट इज़ 10 सेकेंड्स दिया हुआ है तो 1 2 3, सो 1 2 3, सो ऑप्शन 25 दैट इज़ व्हाट 25 जूल इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 की बात करेंगे। झरिया इज़ फेमस फॉर। तो झरिया इज़ बेसिकली इज़ अ कोल माइंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। झरिया कोल माइंस है, और झरिया कहाँ पे है, झारखंड के अंदर है, ठीक है। झरिया जो है वह झारखंड के अंदर फेमस कोल माइंस है, ठीक है। इसके अलावा गोल्ड माइंस की बात करें तो कोलार गोल्ड माइंस आप सभी सुना होगा, KGF कोलार हो गया, भट्टी माइंस हो गया, ठीक है। तो बेसिकली इट इज कर्नाटका स्टेट्स के अंदर है और ये झारखंड स्टेट्स के अंदर है। कॉपर के लिए अगर बात करें तो आपकी बालाघाट के अंदर जो है तो बालाघाट हो गया MP, बालाघाट MP। और खेतड़ी माइंस अभी शायद से बंद हो गई है, कॉपर की माइंस होती थी जो कि राजस्थान के अंदर है, ठीक है। राजस्थान में झुंझुनू के अंदर जो खेतड़ी माइंस थी, ठीक है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो कोल माइंस इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 की बात करेंगे। ऑन विच रिवर्स बैंक अ पंजी लोकेटेड। मांडवी रिवर, जुआरी रिवर, साल रिवर और तेरेकोल रिवर। तो बेसिकली अगर जो भी पर्सन जैसे गोवा की यात्रा की होगी तो आपने ज़रूर वहाँ पे पंजी के लिए जो है तो मांडवी रिवर के बारे में देखा होगा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा, दैट इज पंजी इज लोकेटेड ऑन द रिवर बैंक्स ऑफ मांडवी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, हु इज द कॉल्ड एज द फादर ऑफ वाइट रेवोल्यूशन इन इंडिया, वेरी इंपॉर्टेंट नेम, ठीक है। द फादर ऑफ वाइट रेवोल्यूशन डॉक्टर वर्गीस कुरियन, डॉक्टर वर्गीस कुरियन इज द फेमस नेम जिनको फादर ऑफ वाइट रेवोल्यूशन कहा जाता है। अगर बात करें तो जो अमूल ब्रांड है जो कि अभी आनंद के अंदर, आनंद गुजरात में एक कोऑपरेटिव सोसाइटी के तौर पर इसको डेवलप किया गया था। कोऑपरेटिव सोसाइटी का एक बेस्ट एग्जांपल है, ठीक है, या एक बेस्ट मॉडल कहें, दैट इज़ अमूल मॉडल, ठीक है। तो उसके जो फाउंडर हैं वो डॉक्टर वर्गीस कुरियन है, डॉक्टर वर्गीस कुरियन। और वहीं पे अगर हम ग्रीन रेवोल्यूशन की बात करें तो ग्रीन रेवोल्यूशन के लिए जो फेमस नेम है दैट इज़ MS स्वामीनाथन, MS स्वामीनाथन, ठीक है। MS स्वामीनाथन वॉज द फेमस and is known as the father of green revolution of India, green revolution of India। तो इस तरह से हमने टोटल GK सेक्शन के जो क्वेश्चंस इस पेपर में पूछे गए थे उन सभी क्वेश्चंस को 1 बाई 1 कर डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ हमने देखा। वीडियो आपको कैसा लगा, वीडियो अगर अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड्स एंड कलीग के साथ जरूर शेयर करें, और जितनी भी प्रॉब्लम्स है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे फ्रेंड्स। और मैं आपको गुड लक कहता हूँ आपके एग्ज़ाम के लिए और आपकी तैयारी अच्छी हो।
उसके लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।